बैठिए क्लास को देगा नहीं। यहाँ हम इस क्लास में आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आंतरिक बल या फिर अंतर्जात बल। इस टॉपिक को हम पूरी तरह से समझने वाले हैं ताकि जेपीएससी और बीपीएससी दोनों ही परीक्षाओं में इस टॉपिक से चाहे किसी भी तरह के प्रश्न हो वो प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उस टॉपिक के संदर्भ में जितने डायमेंशंस में बात करने वाले हैं वो सारे डायमेंशंस कुल मिला के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले समझेंगे कि आंतरिक बल या अंतर्जात बल क्या है। जब हम भू-आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के बाद इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो भूकंप के क्षेत्र में हो, ज्वालामुखी के क्षेत्र में हो, सुनामी के क्षेत्र में हो, या फिर पृथ्वी की सतह पर किसी भी प्रकार के निर्माण या विध्वंस की बात चल रही हो। निर्माण का मतलब स्थल स्वरूपों का निर्माण और विध्वंस का मतलब यहाँ पर है भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी के संदर्भ में। ठीक है, तो समझते हैं हमें। अब जहाँ तक बात आती है फाउंडेशन क्लासेस की, फाउंडेशन कोर्सेज की, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जब प्रीलिम्स और मेंस और साथ साथ में इंटरव्यू का भी कंसर्न हम लेकर चलेंगे, यानी क्लासेस में वो सारी बातें हो जाएंगी जिन पर हम प्रश्न देख सकते हैं आने वाले टाइम में, प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें टॉपिक दिखाई दे रहा है आंतरिक बल या अंतर्जात बल, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आंतरिक बल क्या है ना। आंतरिक बल क्या है, अंतर्जात बल क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, घटक कौन कौन से हैं। तीसरी बात जो है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया यानी किन प्रक्रियाओं के तहत या किस प्रक्रिया के तहत आंतरिक बल पृथ्वी के अंतरतम से सतह तक पहुंचता है। ठीक है, और फाइनली हम देखेंगे कि इसकी उपयोगिता यानी कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं भूगोल में उसमें इसकी उपयोगिता क्या होगी। और अंततः हम बात करने वाले हैं परीक्षा संदर्भ, यानी जब हम इस टॉपिक को करेंगे तो इस टॉपिक का जो कनेक्शन है प्रीलिम से, मेन से या इंटरव्यू से, वो किस तरह का होने वाला है, इसकी भी हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं पहली क्लास आज की, जिसको हम इंटरनल फोर्स या आंतरिक बल क्या है इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात आ रही है कि आंतरिक बल या अंतर्जात बल क्या है। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न है क्या है। तो इस पेज में हम देखते हैं ये है क्या। पृथ्वी के अंतरतम में, है ना, पृथ्वी के अंतरतम में पाया जाने वाला बल। अंतरतम मतलब अंदर में, ये कहीं भी हो सकता है, यहां 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 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और बिल्कुल सतह के करीब भी हो सकता है। और अंदर से ये सतह पर, ध्यान रहे, अंदर से ये सतह पर पहुंचता है। अब वो किसी भी गहराई से सतह पर पहुंच सकता है। कौन? आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स, अंतर्जात बल, या बिल्कुल सतह के पास से भी
ये पृथ्वी के ऊपर पहुंच सकता है, यानी इसकी गहराई कुछ भी हो सकती है 6371 किलोमीटर, जो हमारे पृथ्वी का रेडियस है ना। तो इतनी गहराई से लेकर किसी भी बिंदु से ये बल सतह तक पहुंच सकता है, और इस बल को हम आंतरिक बल या अंतर्जात बल कहते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझना है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है इंटरनल फोर्स का, आंतरिक बल का। और ध्यान रखिए कि इस क्लास के बाद यहाँ पर जो भी पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है क्लास को, उनको पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगा। और उस पीडीएफ और क्लास के सेशन के बाद, ठीक है, एक कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, बस एक, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और यहाँ पर आपकी तैयारी सीमित और संपूर्ण हो जाती है ना। इसके बाद हम सिर्फ प्रश्नों को हल करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे आगामी जेपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे आंतरिक बल की क्या है। तो एक बात तो तय है कि जो आंतरिक बल है, मैं यहाँ पर लिख कर भी आपको समझाते रहूं ताकि हम पहले पॉइंट को क्लियर कर लें। आंतरिक बल या अंतर्जात बल, ये पृथ्वी के अंतरतम में उत्पन्न होने वाला बल है। पृथ्वी के अंतरतम में उत्पन्न होने वाला बल है। तो पृथ्वी के अंतरतम में उत्पन्न होने वाला बल आंतरिक बल कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर है? पृथ्वी के अंतरतम में उत्पन्न होने वाला बल, है ना, अंतरतम में उत्पन्न होने वाला बल आंतरिक बल कहलाता है। इसी को हम अंतर्जात बल भी कहते हैं। अब यहां पर अंतरतम में कहीं भी हो सकता है, अंतरतम की गहराई ये भी हो सकती है, अंतरतम की गहराई यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, अंतरतम की गहराई कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंतरतम में उत्पन्न होने वाला बल आंतरिक बल कहलाता है। अंतरतम का मतलब हो गया भूपर्पट्टी के नीचे, सबसे जो ऊपरी सतह है इसको हम क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। इसके नीचे कहीं भी ये बल उत्पन्न हो सकता है ना। और उत्पन्न होने के बाद ये सतह तक पहुंचता है, सतह तक की यात्रा करता है। लेकिन उत्पन्न होने के बाद जब सतह तक ये यात्रा करता है, तो इस यात्रा के दौरान, यहां पर समझिए इस बात को, कि इस यात्रा के दौरान ये कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिन प्रक्रियाओं को हम अभी समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि अंतरतम बल हम समझ चुके हैं क्या है, और ये पहला पॉइंट था जिसको हमने क्लियर कर लिया है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसके घटक कौन कौन से हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आंतरिक बल के कंपोनेंट्स। चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। अगली जो चर्चा होगी अब इस घटक पर होगी। प्रश्न ज्यादातर मैं बता दूं कहां से पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में उपयोगिता से, है ना, उपयोगिता से पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी प्रक्रिया। तो मैं ये बता दूं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है उपयोगिता, सेकंड इंपॉर्टेंट है प्रक्रिया, और थर्ड इंपॉर्टेंट है घटक, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंस का लेवल भी बता दिया है, ताकि किसी भी तरह से जो तैयारी है उसमें 1% भी अधूरापन ना रह पाए, 1% भी, है ना। तो यहां पर ये बातें हम ध्यान से समझ ले, क्योंकि मैंने पहले ही इस बात की घोषणा की है, कमिट किया है कि ऐसी तैयारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस तैयारी को एक एक करके, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है इस तैयारी में, है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते जाइए। जहां कहीं भी दिक्कत हो, जहां कहीं भी दिक्कत होगी, आप उस प्रॉब्लम को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में पूछने के बाद आप पर्सनली भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई सर आप ये बता दीजिए कि इनमें
इन चीज़ों का क्या मतलब है, या फिर हम जो पढ़ रहे हैं अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तब आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है आप चीज़ों को बहुत अच्छे समझने वाले हैं। तो आइए फिर से एक बार, तो यहाँ क्या है कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने बात की थी क्या है, दूसरा है घटक। तो घटक वाले पॉइंट पे आते हैं। घटक वाले पॉइंट पर जब हम आएंगे तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से घटक हैं किसके, घटक आंतरिक बल के, ध्यान रहे किसके घटक, आंतरिक बल के। तो आंतरिक बल के घटक कौन कौन से, सबसे पहला समझ लीजिएगा, रेडियो धर्मी पदार्थ, ठीक है, ये सबसे पहला घटक है। दूसरा है संवहनीय धाराएं, संवहनीय धाराएं। तीसरा घटक यहां पर है, तीसरा घटक आ जाता है हॉट प्लूम, तप्त मैग्मा। इसको हॉट प्लूम भी कहते हैं, और एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, हॉट प्लूम क्या होता है। हॉट प्लूम को हम तप्त मैग्मा भी कह सकते हैं। तीसरा घटक ये है। चौथा घटक है गुरुत्व बल, ग्रेविटी, है ना। अब इन घटकों पर भी चर्चा होगी, इन घटकों पर भी एक एक करके चर्चा होगी, और साथ में प्रक्रियाओं को भी हम समझने वाले हैं कि इन घटक बलों के साथ साथ कौन कौन सी प्रक्रियाएं, यानी कौन कौन से प्रक्रियाओं के द्वारा ये घटक बल काम करते हैं और पृथ्वी की सतह तक आंतरिक बल को लाने का काम करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह तक आंतरिक बल को लाने का काम करते हैं। तो ये भी हम यहां पर देख पा रहे हैं। अब देखिए, घटक जो भी है इसमें से ये चार घटक तो है ही, साथ में जो ऊपरी दबाव है, मैं इसको दूसरे पेज पे कर रहा हूं, साथ में जो ऊपरी दबाव है वो भी घटक में आता है। ऊपरी दबाव, किसका ऊपरी दबाव, पृथ्वी के भूपरपट्टी का। मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पृथ्वी के भूपरपट्टी का दबाव भी आंतरिक बल उत्पन्न करने में मदद करता है ना। तो ये पूरी वीडियो आप, पूरा सेशन आप अच्छे से देख सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन मिस करने की गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि जब हम परीक्षा देने पहुंचते हैं तो पता चलता है वहां ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो, जो प्रश्न शायद कई बार पता भी नहीं चलता कि कहां से पूछे गए। तो जब हम टॉपिक को, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, हम टॉपिक को सिलसिलेवार और क्रमिक रूप से लेकर आगे चल रहे हैं। जिस टॉपिक की जरूरत पहले होगी उस टॉपिक को पहले ही बताया जाएगा, उसके बाद बाकी सारे टॉपिक्स को डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन एक बात और है, बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में, नोट्स में कई बार कई जगह पर यह देखा जाता है कि वो सिलसिलेवार जो क्रम है वो क्रम हमें नहीं मिलता है, और इसलिए दिक्कत आती है ना। लेकिन वो दिक्कत यहाँ पे खत्म होने जा रही है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपरी दबाव भूपरपट्टी का यहाँ पर ये बताया आपको। उसके बाद देखिए, तो ये घटक है पृथ्वी के आंतरिक बल के। अच्छा, और घटकों में लिखते हैं पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन यानी अर्थ की जो रोटेशन है, रोटेशन, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण बनता है पृथ्वी के आंतरिक बल के उत्पन्न होने का। ठीक है, तो ऊपरी दबाव भूपरपट्टी का है, पृथ्वी का घूर्णन, और साथ में आंतरिक क्रोड का तापमान। सबको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंतरिक क्रोड का तापमान भी, या ये कहें कि आंतरिक क्रोड का तापमान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कब, जब हम पृथ्वी के आंतरिक बल को समझने की कोशिश करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक यही है, पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान, और वो तापमान कितना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एक और घटक है जो शायद हर कोई नहीं जानता होगा, उस घटक को हम कहते हैं समस्थैतिकी। क्या कहते हैं? समस्थैतिकी, आइसोस्टैसी। तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण घटक। अब हमने इन दो पक्षों को कवर कर लिया। सबसे पहला पक्ष क्या है, फिर से मैं बता दूं, आंतरिक बल या अंतर्जात बल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं क्या है ये हम समझ चुके हैं। दूसरी चर्चा हम कर रहे हैं कि इनके घटक कौन कौन से है ना, कंपोनेंट कौन कौन से। तो घटक की भी चर्चा हो गई, घटक ये है। लेकिन जब प्रक्रिया को हम समझने आएंगे, जब यह प्रक्रियाओं को समझेंगे, तो जो घटक है इन्हीं घटकों के द्वारा इस प्रक्रिया को हम समझेंगे, बाद में फिर इसकी उपयोगिता को हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बात की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, घटक क्या है, प्रक्रिया क्या है, उपयोगिता क्या है, और परीक्षा संदर्भ पर जब हम बात कर लेंगे तो इस टॉपिक की तैयारी पूरी हो जाती है। और इसी तरह से हम पूरे सिलेबस को, इसी तरह से पूरे सिलेबस को एक एक करके समझते जाएंगे, और वो समझना आपका पहली और आखिरी बार होगा। पहली और आखिरी बार, मैं बार बार कह चुका हूं, पहले भी मैं ये बात वीडियो पे बता चुका हूं कि जो हम तैयारी करने जा रहे हैं वो ऐतिहासिक तैयारी है। ऐसी तैयारी आपको ना कहीं मिलेगी, ना कहीं आपने देखी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो हम लोग यूट्यूब पर कर रहे हैं, इसके बाद भी कई सारी चीजें हैं जो हम लोग क्लास में करते हैं, वो शायद आपको नाम दिखे यहाँ पे। तो इसके लिए कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर थंबनेल पर दिया जा रहा है उस पर आप कभी भी संपर्क करके आप ये कोई भी जानकारी इस तैयारी से संबंधित ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम बात करेंगे अब प्रक्रियाओं की, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। अब यहां पर सबसे पहला था आंतरिक बल क्या है, दूसरा हमने देखा था घटक, आंतरिक बल के घटक। तो घटक कौन कौन से हैं, एक बात ध्यान रहे, इन घटकों से हमें एमसीक्यू यानी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे सीधे घटकों से। तो मैं यहाँ पे प्रश्नों पर भी, प्रश्नों के संदर्भ में भी थोड़ा बात कर लूं, बाद में तो करूंगा ही, लेकिन जो चीजें अभी दिमाग में आ रही हैं प्रश्नों के संदर्भ में बात करने के लिए, इसका भी यहाँ पर डिस्कशन करना आवश्यक है ना, क्योंकि हम सीधा कनेक्ट कर पा रहे हैं, सीधा जोड़ पा रहे हैं टॉपिक से। और फिर बाद में जब एक साथ हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या पीछे पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को भी देखेंगे, तो वो वाला पार्ट भी हम करेंगे, लेकिन जो साथ में चल रहा है उसको भी करते जाएं ताकि हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकें चीजों को। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि आंतरिक बल के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आंतरिक बल के घटक कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले रेडियोधर्मी पदार्थ, संवहनीय धाराएं, हॉट प्लूम, गुरुत्व बल। तो ये सारे हैं, और इनके बाद ये तो 4 हो गए, 4 के बाद आपको दिखाई दे रहे हैं ये 4 और, कुल मिला के कितने हो गए 8। अब 8 घटकों में ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आंतरिक बल के लिए कौन कौन से घटक मौजूद हैं। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से जो भी ऑप्शन है बहुत आराम से इन ऑप्शन को चूज किया जा सकता है अगर वो प्रश्न में दिया गया है। तो प्रक्रिया जो आती है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये मेंस के लिए और ये भी मेंस के लिए, ये 2 पॉइंट जो है ये मेंस के लिए हो जाएगा, और ये प्रीलिम्स के लिए, घटक प्रीलिम्स के लिए, प्रक्रियाएं और उपयोगिता मेंस के लिए। तो आते हैं प्रक्रिया पे। प्रक्रिया को समझना थोड़ा समय लगेगा प्रक्रिया को समझने में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। कहीं भी अगर ये वीडियो मिस होता है तो ये पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे पृथ्वी का। ये पृथ्वी है, या चलिए इससे बढ़िया भी बना लेते हैं और थोड़ा, ठीक है, ये पृथ्वी और पृथ्वी के केंद्र। अच्छा, चूंकि प्रक्रिया को समझना है और डिटेल में समझना है, विस्तार से समझना है, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो पूरी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के मॉडल को हम आधा करके देखेंगे ताकि चीजों को अच्छे से समझ जाए। तो देखिए इस पृथ्वी को मैं ऐसे दिखा रहा हूं,
सबसे पहले मैं बिल्कुल आंतरिक हिस्सा बनाऊंगा जिसको हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड। इसके नीचे और भी जगह है, तो आंतरिक क्रोड के लिए एक और जगह बना देते हैं ये। तो यहां पर तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तापमान किसका है, हमारे आंतरिक क्रोड का। तो ये हम सबको पता है कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपरी परत की, इसके आंतरिक क्रोड के ऊपरी परत की, जिसको हम बाह्य क्रोड कहते हैं। तो आपको पता है ये क्रोड के दो हिस्से हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो ये है बाह्य क्रोड। एक बात और मैं बता दूं कि इंग्लिश और हिंदी की जो क्लासेस हैं वो अलग अलग चलने वाली हैं, है ना। इसलिए भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, क्योंकि हम बाइलिंगुअल जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। जो क्लास हिंदी की है वो हिंदी में करेंगे, जो क्लास इंग्लिश की है वो इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। तो दोनों मीडियम को सेपरेट रखा गया यहाँ पे, एक साथ कतई मिक्स नहीं किया जा रहा है। इसलिए ये क्लास है पूरी तरह से हिंदी मीडियम के लिए। अब यहाँ पर जो बाह्य क्रोड है ना, बाह्य क्रोड, और ये है आंतरिक क्रोड। मैं इसको इनर कोर लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है इसके अंदर, तो इनर क्रोड से समझ जाना सब लोग कि भाई ये आंतरिक क्रोड की बात हो रही है। अब ये तापमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तापमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये तापमान इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ये तापमान यहाँ मेंटेन ना रहे, मेंटेन ध्यान रखिएगा, इसका मतलब पृथ्वी अपने आंतरिक क्रोड में तापमान को मेंटेन रखती है, संरक्षित रखती है, ठीक है। और जब तापमान ये यहाँ पर मेंटेन रहेगा, संरक्षित रहेगा, स्टोर रहेगा, तभी आंतरिक बल की प्रक्रियाएं या प्रक्रियाओं की शुरुआत होगी। तो आंतरिक बल के प्रक्रियाओं की शुरुआत के लिए इस तापमान का होना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हम बात कर रहे हैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की, जो कि ये तापमान अब सतह पर आने वाला है, सतह पर आने वाला है, और इसी प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं। तो यहां पर हम देखिए बात कर रहे हैं जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की, तो ये तापमान आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड तक भी पहुंचेगा, आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड की तरफ पहुंचेगा। और जो पहुंचने की प्रक्रिया है, पहुंचने की प्रक्रिया है वो है कंडक्शन यानी चालन की क्रिया, ठीक है। तो अब ये एक प्रश्न उठता है कि आंतरिक क्रोड से तापमान बाह्य क्रोड तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा कि तापमान यहाँ पर इतना ही क्यों रहता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही क्यों रहता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से बहुत कम जगह पर यह चर्चा हुई होगी कि भाई यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों रहता है। अब हम आगे बात करते हैं। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान, इसका स्थानांतरण कहाँ हो रहा है, बाह्य क्रोड में, बाह्य क्रोड में हो रहा है। लेकिन बाह्य क्रोड में कैसे स्थानांतरण हो रहा है, तो सबको पता है कि भाई तापमान के या ऊष्मा के, ऊष्मा यानी जो हीट है इसमें 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का, ऊष्मा के स्थानांतरण की तीन प्रक्रियाएं हैं। स्थानांतरण की तीन प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है संवहन, दूसरा है विकिरण, और तीसरा है चालन, ठीक है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की तीन प्रक्रिया है, तीनों कौन सी है, संवहन, विकिरण और चालन। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, है ना, ऊष्मा का हीट का ट्रांसफर होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, भौतिकी के अनुसार। तो इन तीनों, ये तीन प्रक्रियाएं हैं या तीन माध्यम है जिसकी वजह से जो हीट है या ऊष्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह, या एक शरीर से दूसरे शरीर में, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होती है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो संवहन, विकिरण और चालन है ना, ये तीनों प्रक्रियाएं, तीनों जो प्रक्रियाएं हैं, ये कुल मिला के यहां काम करती हैं कि नहीं ये देखने वाले हैं। यानी जिस प्रक्रिया को हम समझ रहे हैं वहां काम कर रही है कि नहीं ये देखने वाले हैं। तो ये जो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का
तापमान है ये किस प्रक्रिया के तहत बाह्य क्रोड में जा रहे हैं? तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो प्रक्रिया है वो है चालन, क्योंकि चालन की प्रक्रिया के लिए दो पदार्थों का, है ना, दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के कांटेक्ट में होना बहुत आवश्यक है ना। मान लो ये आंतरिक क्रोड है और ये बाह्य क्रोड है, दोनों एक साथ टच में है, कनेक्टेड है, सटे हुए हैं, इसीलिए आंतरिक क्रोड का तापमान बाह्य क्रोड तक पहुंच जाएगा। इसके द्वारा, चालन क्रिया के द्वारा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो, अगर मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर यानी आणविक सक्रियता, अणुओं की सक्रियता, कणों की सक्रियता ज्यादा होगी अगर दो बॉडी, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में होते हैं, तो ऊष्मा का स्थानांतरण इस माध्यम से बहुत जल्दी होता है और बहुत मजबूती से होता है, कंडक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और आजकल हमने देखा है कि जो भी चीजें चल रही हैं उसमें इंडक्शन का भी आजकल बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, क्योंकि इंडक्शन या कंडक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। इंडक्शन प्लेट्स जो हैं वहां पर हमने क्या देखा है कि इन इंडक्शन प्लेट्स में हमने ट्रांसफर होते हुए देखा है हीट का, और जो भी इंडक्शन प्लेट है, क्योंकि गैस की आजकल किल्लत है, तो ये भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी वेसल या जो भी बर्तन आप चढ़ाते हैं वहाँ टेम्परेचर का ट्रांसफर तभी होता है जब वो इंडक्शन के टच में होगा, इंडक्शन प्लेट के टच में वो बर्तन है, तभी टेम्परेचर का ट्रांसफर होता है। इसमें वही प्रक्रिया काम करती है जो चालन की प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया के तहत हम देख पाते हैं कि बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड का तापमान बाह्य क्रोड में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ चुके हैं। अब कहां तक हम पहुंचे? आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड तक। तो आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड तक अगर ऊष्मा का स्थानांतरण होना है, ऊष्मा का स्थानांतरण होना है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड की तरफ चलती रहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरा है, तीसरी लेयर है। तीसरी लेयर जो होगी वो होगी आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड, और बाह्य क्रोड के बाद निचला मेंटल, है ना, इसको लोअर मेंटल भी कहते हैं। तो टेम्परेचर हैज बीन ट्रांसफर, तापमान यहां से यहां तक स्थानांतरित हो चुका है। 6000 डिग्री से तापमान कहां तक जा चुका है? 6000 डिग्री का जो तापमान है, इसमें से ये तापमान का स्थानांतरण बाह्य क्रोड में हो चुका है। अब बाह्य क्रोड में एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि इस परत में रेडियोधर्मी पदार्थों का, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का पाया जाना दिखाई देता है। तो इस बात को भी यहाँ पर नोट कर लेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थों का पाया जाना, रेडियोधर्मी पदार्थ। तो यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ का है, किस हिस्से में है? पृथ्वी के बाह्य क्रोड में। तो ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बाह्य क्रोड में, है ना। तो बाह्य क्रोड में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाएंगे। अब जो ऊष्मा आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड तक आई थी, वो किसके पास पहुंच गई? रेडियोधर्मी पदार्थों के पास। और जब रेडियोधर्मी पदार्थों के पास वो ऊष्मा पहुंच गई, तो सीधी सी बात है, इनका विघटन होगा, है ना, इनका विघटन बहुत तेजी से होगा। और ये जो विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियोधर्मी पदार्थों का, इससे अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है। ये पॉइंट नोट कर लेना सब लोग कि अतिरिक्त ऊष्मा पृथ्वी के अंदर, अतिरिक्त ऊष्मा मीन्स इसी ऊष्मा के कारण पृथ्वी की सतह पर सभी प्रकार के विध्वंस पाए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के विध्वंस, जैसे कि ज्वालामुखी या फिर कह सकते हैं भूकंप, है ना। तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, किसी भी तरह की जो प्रक्रिया है, किसी भी तरह की जो प्रक्रिया वो यहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, कैसे? सतह पर पाई जाएगी। वो विध्वंस हमें सतह पर मिलेगा इस अतिरिक्त ऊष्मा के कारण। और ये अतिरिक्त ऊष्मा कहाँ से आ रहा है? रेडियोधर्मी पदार्थों से। और ये रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन कैसे हो रहा है? पृथ्वी के आंतरिक क्रोड से बाह्य क्रोड में जिस ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है उससे। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि पृथ्वी पर जो विध्वंस होता है, चाहे वो भूकंप के रूप में होता है, या सुनामी के रूप में, या फिर
ज्वालामुखी के रूप में, उसमें इस अतिरिक्त ऊष्मा का बहुत ज़्यादा महत्व है, अतिरिक्त ऊष्मा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये टॉपिक हम यहाँ पर आज यहाँ तक ये टॉपिक जो है समझ लेते हैं, फिर अगले सेशन में हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आज जो हमने पढ़ा है इसको आप लोग रिवाइज कर लो, और इसके बाद हम लोग इसके आगे चलेंगे। कहाँ तक हम कर चुके हैं? रेडियो धर्मी पदार्थों का विघटन तक हम कर चुके हैं, और इसके बाद ऊष्मा जो यहाँ पहुंच चुकी है, अब यहाँ से कैसे और ऊपर की परतों तक पहुंचने वाली है, ये भी हम समझेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।